सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। न सिर्फ मुल्क के सियासी मैदानों में इलेक्शन की जो गहमा गहमी है और आम इंतखाबात की तैयारियां भी जारी हैं और साथ साथ अदालतें भी मामूल के साथ अहम मुकदमात भी जल्द निपटाने की कोशिशें कर रही हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने आर्टिकल 62(1)(F) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत की। अदालत उस्मा के लार्जर बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली भी शामिल है। अच्छा, समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अटॉर्नी जनरल आपका मौकिफ क्या है, इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(F) के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह के फैसले का दोबारा जायजा लिया जाए और तमाम एडवोकेट जनरल्स ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की अटॉर्नी जनरल के मौकिफ की तायीद कर दी। जब चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आर्टिकल 62 और 63 में फर्क क्या है, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62 मेंबरान की अहलियत और एक जो 63 है वो नाअहली से मुतालिक होता है। आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं है बल्कि ये अदालत ने दी है। फिर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या कोई शख्स हल्फिया तौर पर कह सकता है कि वो अच्छे किरदार का मालिक है? अगर 2002 में कायद आजम होते तो वो भी नाअहल होते। फिर जस्टिस मंसूर ने सवाल किया कि सवाल ये है कि क्या ज़ेली आईनी कानून साजी से आइन में रद्द-ओ-बदल मुमकिन भी है? कत्ल और गद्दारी जैसे संगीन जुर्म में कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहयात नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती। एक शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ऐसा कैसे हो सकता है कि सजा काट लेने के बाद भी कभी इंतखाबात ना लड़ सके? चीफ जस्टिस ने मखदूम अली खान से सवाल किया कि ये बताएं कि आर्टिकल 62 में ये शिकें कब शामिल की गई, जिस पर मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि आर्टिकल 62 आईन पाकिस्तान 1973 में सादा था और आर्टिकल 62 में इजाफी शिकें सदारती ऑर्डर 1985 से शामिल हुई। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि यानी ज़िया ने किरदार से मुतालिक शिकें शामिल कराई। क्या ज़ियाउल हक का अपना किरदार अच्छा था? सितम ज़रीफ़ी है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाकर आने वाले खुद आइन तोड़ दें और फिर ये तरामीम करें। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस से ये तासुर ना लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। एक आइनी मसला है जिसको एक ही बार हल करना चाहिए और करने जा रहे हैं, और कोशिश होगी कि 4 जनवरी को केस की समाअत मुकम्मल करें और मुशावरत के बाद अदालती मुआवन भी मुकर्रर कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली से मुतालिक केस 4 जनवरी दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। इस पर मजीद कहाँ तक गुंजाइश हो सकती है और कहाँ तक नाअहल शख्सियात के अहल होने का इम्कान है, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। माहिर कानून एडवोकेट जहांगीर खान जदौन साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंजोता साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। JUI से कामरान मुर्तज़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और तजियाकार हमारे साथ राना मुबश्शिर साहब भी मौजूद हैं। राना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी, तो मैं सबसे पहले जहांगीर खान जदौन साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। जहांगीर साहब, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि आपका मौकिफ क्या है कि इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, और उस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत से दरख्वास्त करते हुए कहा कि जो ताहयात नाअहली है उसके फैसले का दोबारा जायजा ले। इलेक्शन एक्ट की तायीद करूंगा क्योंकि ये विफाक का बनाया गया कानून है। आपकी इस हवाले से क्या राय है? देखिए, मेरे तो पिछले चंद माह से ये कंसिस्टेंट व्यू रहा है कि जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया है, उसमें भी तमाम मतलब काफ़ी लोगों की ये राय थी कि 184(3) की अगर अपील करनी है तो आपको आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने जो पार्लियामेंट की सोवरेनिटी और सुपरमेसी है उसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा जी जो कानून बनाया है जो पार्लियामेंट ने, उसको उन्होंने तस्लीम किया है कि अपील जो है वो इंटर कोर्ट अपील जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत हो सकती है। तो उसकी रोशनी में मुझे तो ये उम्मीद थी कि ये वाला जो कानून है ये सुप्रीम कोर्ट एंडोर्स कर देगी उसी की रोशनी में। तो अब बात यह कि अगर आइन के अंदर मुद्दत लिखी होती कि जी 62(1)(F) के लिए डिसक्वालिफिकेशन जो है वो 20 साल है, 25 साल है, तो फिर मेरा ख्याल में सिंपल इस कानून से नहीं हो सकता था, बिल्कुल मुतफिकर आए सबकी। लेकिन इस पे एक सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दी है और एक ऐसा जजमेंट दिया है जिसको कोर्ट भी नहीं किया जा सकता। जिन लोगों ने ये जजमेंट दी है लाइफ डिसक्वालिफिकेशन की, उन्होंने बाद में कई केसेस ऐसे आए
जिन्होंने कहा जी अगर कोई चीज़ इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कोई चीज़ नहीं डिक्लेयर की तो इसकी बहुत बड़ी जो है ये सजा है। और आजकल की जो नई जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रही है वो प्रोपोर्शनैलिटी और रीजनेबिलिटी की है कि आप प्रोपोर्शनल एक बंदे ने जितना जुर्म किया उसको उतनी सजा दें। अब एक 63 जो आर्टिकल है उसके अंदर देखें ना, आप एक सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी के अगेंस्ट काम करते हैं, लेट से आपको 10 साल सजा हो सकती है, तो उसमें आपको 5 साल डिस्क्वालिफिकेशन है। इस तरह जो एच सेक्शन है 63 आर्टिकल का सब क्लास जो है उसमें आपको जो है वो अगर 2 साल सजा है या उससे कम है तो आपको हो नहीं सकती, अगर 2 साल मिनिमम है तो फिर भी आपको 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है। तो इसमें अगर आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली है या किसी और बंदे ने एक कनाल जमीन या कोई 50,000 रुपये डिक्लेयर नहीं कर सका किसी भी वजह से, तो उसकी वो बंदयाल साहब तो ये कह के चले गए जी इंटेंशन देखनी चाहिए। उन्होंने कैसी वो बहुत सारी जजमेंट दी थी ख्वाजा आसफ केस में, बाकी केसों में, कि जी बंदे की इंटेंशन देखनी चाहिए कि इंटेंशन क्या थी, या टैक्स छुपा रहा था, उससे बेनिफिशियरी वो किस तरह था, फिर उसके बाद फैसला करना चाहिए। तो अब इतनी मेरे ख्याल में लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन तो कोई बंदा जो है ये, और ये एक बंदे के लिए नहीं है। ये देखे ना, कल को तो जो रेफरेंस भेजा था इलेक्शन कमीशन को 62(1)(f) का भेजा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 62(1)(f) में सजा नहीं दी। उन्होंने कहा जी अभी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 5 साल के लिए, तो 5 साल की मेरे ख्याल में अगर वो इंडोर्स कर देते हैं तो फिर वो जो लोग जिस लाइफ डिस्क्वालीफाई वो अपना ये भी नहीं कहते कि ठीक है जी मैं 5 साल एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। मैं बाकी मेहमानों का भी जरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू जान लूं। कामरान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। अब ये जो ताहियात नाअहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की समाअत है, इस पे आपका मौक़िफ़ मैं जानना चाहूंगी। और एक सवाल जो कामरान मुर्सद साहब से उठाया जा रहा है, बड़ा क्लियर सा सवाल है कि किसी शख्स को अगर एक बार सजा हो गई है, मिल गई है, तो फिर बात खत्म क्यों नहीं की जाती, बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? देखिए, एक बात तो जहन में रखिए कि 62(1)(f) में कहीं पे डिस्क्वालिफिकेशन की कोई मुद्दत नहीं थी, और जब कोई किसी सजा की कोई मुद्दत नहीं होती तो उसके बावजूद जो है सुप्रीम कोर्ट का कह देना, इंटरप्रेट कर लेना कि चूंकि इन्होंने मुद्दत नहीं दी तो इसका मतलब है कि ये ताहयात होगी। मेरा ख्याल है बड़ी अजीब बात थी, इस जजमेंट से इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। ये पर्सन स्पेसिफिक थी, उस वक्त के हालात आप इसको कह लीजिए कि शायद ये जजमेंट थी, और उसका नतीजा यकीनन एक निकला कि एक शख्स वो गेम से आउट हो गया, क्योंकि उसको हिसाब को बराबर करने के लिए तरीन साहब को भी जो है वो भी इसकी जद में आए। मगर बहरहाल जो है ना, आप एक फंडामेंटल राइट इस तरह से स्नैच नहीं कर सकते। जैसे इलेक्शन में वोट देना जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है, उसी तरह से वोट है ये भी एक फंडामेंटल राइट है। अगर मैं इलेक्शन में वोट देने के लिए का मजाज हो सकता हूँ तो वोट हो जाता है। तो ये जज बुनियादी तौर पे नहीं थी, इससे बहुत तनकीद, मगर जब तनकीद होती रही तो फिर उसके बाद फिर दो सवाल जो ये पैदा हुए थे कि वहाँ पे जब इंटरप्रेट हुआ था 62(1)(f) इंटरप्रेट हुआ था दस्तूर का, और उसकी इंटरप्रिटेशन राइटली या रॉन्गली सुप्रीम कोर्ट ने एक कर दी और उसकी लाइफ टाइम ने कह दी। अब उसको कैसे डाइल्यूट किया जा सकता था? मेरे ख्याल में एक डाइल्यूट करने का तरीका ये था कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई जाती, जो आई कानून में अमेंडमेंट आ गई, मगर दूसरा तरीका ये था कि उससे एक बड़ा बेंच बैठ के इस बात की दोबारा तशरीह कर दे, उस जजमेंट को रीविजिट कर दे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बेंच है ये अगर रीविजिट करता है तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, वो बात ताहयात वाली नहीं रहेगी, बात खत्म हो जाएगी और के लिए मुद्दत मुकर्रर हो जाएगी। चलें ठीक है जी। अब मैं राना साहब आपकी तरफ आने से पहले ज़रा नईम पंजोता साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू जानूं। नईम साहब, ताहियात नाअहली के हवाले से आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, कैसे देखते हैं आप बतौर माहिर कानून, आप कैसे देखते हैं इस इशू को? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने दावत दी। बात यह है कि जो तशरीह की बात की जा रही है कि 62(1)(f) जो आइन का आर्टिकल है उसके अंदर जो है नाअहली का जिक्र नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के जरिए, और ये बात ये नहीं है कि जनाब कोई मामला जो है रूटीन का है, बल्कि बदयांती की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को ताहयात जो है वो नाअहल किया। अब इस वक्त जो मामला है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आइन की उस शिक की इंटरप्रिटेशन कर दी तो उसके बाद जो है इलेक्शन एक्ट के अंदर तरामीम करके, अब देखिए ना 16 महीने जो हुकूमत रही, पीडीएम ने हुकूमत बनाई, उसमें मकसद ही सबसे बड़ा ये था कि अपने सारे केसेस जो हैं खत्म करवाने हैं
और नैब के अंदर तरामीम करनी है, इलेक्शन एक्ट के अंदर तरामीम करने हैं, जिसके जरिए वो चाहते थे कि ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है कि दोबारा नवाज शरीफ साहब को जो है मसनद के ऊपर बैठाया जाए, क्योंकि 3 दफा उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है मुल्क के लिए खदमात रही हैं, तो लिहाजा चौथी दफा फिर जो है उनकी खदमात जो है हासिल करने के लिए इस एक्ट के अंदर तरामीम की जाए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस तरामीम के जरिए जो है वो उसको नल एंड वाइड किया जाए और इसके जरिए फायदा दिया जाए। अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस केस को टेकअप किया है वो भी बड़ा एक सवालिया निशान है कि जहाँ फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है पूरे मुल्क के अंदर। सवालिया निशान कैसे है नईम साहब? एक मिनट, आपने अपने शक के शुबे का इजहार कर दिया, सवालिया निशान लगा के सुप्रीम कोर्ट पर। जी बिल्कुल जी, देखें बात यह है कि जिस तरह से ये केस टेकअप किया गया है एक शख्स को, देखें इस हवाले से खान साहब ने भी बड़ा वाज़ेह कहा था कि मुझे जो है मेरे ऊपर केसेस बनाए जाएंगे, मुझे अंदर डाला जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, मेरी पूरी पार्टी है उसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा और फिर इनके केसेस खत्म करवा के वहां से इनकी डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला भी और ये फिर इनको लाया जाएगा और मसनद के ऊपर बैठाने के लिए ये पूरा प्रोग्राम जो है वो पहले ही वहां पर जो है एक मशावरत के साथ ये तय पाया हुआ है और उसी की आप देखें कि एग्जीक्यूशन बाकी सारी चीजें भी हो गई हैं, लेकिन ये भी उसी की एक कड़ी है कि जिसके जरिए उनको लाने के लिए ये सारा किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट आप ये मानते हैं कि ताहयात वाली चीज ठीक थी? आप ये बात मानते हैं बतौर माहिर कानून की ताहयात नाअहली जस्टिफाइड थी किसी की भी हो? देखिए बात यह है ना, वो आपने ताहयात नाअहली की है ना इमरान खान साहब ने की है। इमरान खान साहब की हुकूमत से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और उसके मुताबिक मैं ये तो पूछ नहीं रही कि किसने की है। नहीं सर, मैं आपका सिर्फ पॉइंट वो जानना चाह रही हूँ कि आपके मुताबिक क्या ये जस्टिफाइड था? बतौर माहिर कानून, आप एक सीनियर लॉयर हैं, वकील हैं, आप कानून को समझते हैं, आप कैसे देखते हैं? मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, आपको लगता है जस्टिफाइड है किसी की ताहयात नाअहली? देखिए मैं ऐसा ही देखता हूं जैसे पूरी कौम देखती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फैसला दिया था और उसके मुताबिक उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो उसके ऊपर तो सवाल नहीं उठता। अब एक शख्स के लिए एक्ट के अंदर तरामीम करके उसको फायदा देना या जहांगीर तरीन को फायदा देना, तो वो पूरी कौम जानती है कि किस तरह से ये किया गया। राना साहब काफी देर से खामोश है, जहां पर दूसरी दरखास्तें कहीं पे धरने वाला इशू उठाया जाता है, जल्दी जरा पोजीशन है मुल्क के अंदर। ठीक है जदून साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन मैं जरा राना साहब की तरफ चल रही हूँ। राना साहब अभी कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? और अभी जो नईम पंजोता साहब गुफ्तगू कर रहे थे, आप इससे अग्री करते हैं? ताहयात नाअहली बाकी किसी की भी हो, क्या ये जस्टिफाइड है? राना साहब सवाल उठाया जा रहा है ना। देखिए जी, कोई भी जुर्म किया जाए उसकी सजा मिलती है, उसकी सजा जो है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है। अब इसको ये सारी चीजें जो सॉर्ट आउट करने की जरूरत थी बेसिकली ये असेंबलीज में होनी चाहिए थी जहां पे कवानीन बनते हैं। वहां पे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अपना रोल मेरे ख्याल में उस तरीके से अदा नहीं कर सके जो उन्हें करना चाहिए था। तो वो हर चीज जो है अगर कोर्ट्स में डालते रहेंगे, कोर्ट्स की तरफ पुश करते रहेंगे, अपना जो बक है दे विल लाइक पास ऑन टू द कोर्ट्स, तो वो उसमें फिर इसी तरह के अभाम उठेंगे, इसी तरह के सवालात उठेंगे। ये सारी चीजें डिस्कस करनी और सॉर्ट आउट करने का जो काम था ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है असेंबलीज की और वहां से ये सब चीजें सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। ये पास ऑन करना चीजों को कोर्ट्स की तरफ, हर छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, फिर उसके बाद फिर आप कोर्ट्स को ग्रिल करना, ये एक रूटीन बन गई। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होनी चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन और उस हद पे होनी चाहिए कि उसके बाद जनाब उसको खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एट द वेरी फर्स्ट प्लेस हुए थे, जिसने भी किए थे, चाहे वो किसी भी लीडर ने किए हो, वो उसको आइडेंटिफाई करना या उनको सामने लाना बहुत जरूरी है कि हाँ ये मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हुए थे एट द वेरी फर्स्ट प्लेस और ये गलती हुई थी, उसकी सजा इतनी थी, वो भुगत ली, अब नाउ मूव फॉरवर्ड। ये जरूर होना चाहिए कि पिछली जो मसला था या पिछले जो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स थे, चाहे जिस भी स्टेज पे थे, उनको बताना भी बहुत जरूरी है, उनको सामने लाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है जदौन साहब, आप कुछ फरमा रहे थे जी, प्लीज आप जरा ऐड कीजिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये मैं देखे ना, ये अभी नईम पंजोता हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, तो अब ये एक कहते हैं जी प्लान हुआ था कि इस तरह करना है, तो ये नहीं बताते कि जो 2017-18 में प्लान हुआ था, एक कंस्पिरेसी के तहत एक सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल कू के जरिए यूज करके एक बंदे को जो है वो बाहर फेंका गया।
देखें ना, ये तो अब हम अपनी लीगल ओपिनियन दें जी कि क्या जस्टिफाइड है। तो आज चीफ जस्टिस यही कहा है कि वो कौन से बंदे जो इसको सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट की रीज़न को दें कि जी इस वजह से हम सपोर्ट करते हैं। नवाज शरीफ को ज़ाती तौर पर किसी जहांगीर तरीन के अलावा ये एक देखें ना, एक आइनी मसला था, एक कॉन्स्टिट्यूशन मसला है कि एक शख्स है, उसने जुर्म किया है 10 रुपए का और उसको सजा दें आप 1 अरब की। तो ये कहाँ, किस मुल्क के अंदर, किस तहजीब के अंदर ये जस्टिफाइड है? क्या इस्लामिक लॉ के अंदर जस्टिफाइड है या किसी ऐसे चीज़ के अंदर जस्टिफाइड है कि जी आप देखें ना, ये तो मतलब इनको ये सपोर्ट करनी चाहिए कि जो चीज़ें गलत हुई हैं वो गलत थी, उस वक्त भी गलत थी और अब भी गलत है। लेकिन अब ये है कि जब इनकी सुई एक जगह पे लटकी जाती है कि ये गलत है हम ठीक है, ये गलत है हम ठीक है, इस तरह तो फिर निज़ाम जो है इस तरह तहस नहस ही होता रहेगा, फिर ये किसी राइट ट्रैक पे नहीं आएगा। बाहर रहा तो हमने तो PTI वाले दोस्तों से यही गुजारिश की है कि आप गलत को गलत कहें, सही को सही कहें, लेकिन ये नहीं कहते। ये कहते हैं जो दूसरा है वो गलत है, हम ठीक है। अब इस पे इनका मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि आगे क्या ले जाके जाना चाहते हैं। जी नहीं साहब, बात ये है कि मैं तो बड़ा वाज़ेह कहता हूँ डॉक्टर साहबा कि अभी भी जो ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बरी हो गए हैं या उनको जो बिल्कुल जो है वो बेगुनाह हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर नैब ने आकर उनके हक में स्टेटमेंट दी है, उनके साथ सेटिंग बनाकर उन्होंने दी है स्टेटमेंट। और वही नैब आपने देखा कि कोई अगर छोटी सी दरखास्त भी इमरान खान की जाती है तो वो बाकायदा तौर पर कहते हैं जी कि नहीं, हमने पूरा कंटेस्ट करना है। आपने ये भी देखा होगा कि रात को इतला मिलती है कि सुबह अदालत लगने जा रही है और सुबह हम जाकर पहुंचते हैं और वहां पर समाअत शुरू हो जाती है। और नैब जो है उसका रवैया जिस तरह से और जिस तरह से केस खान साहब के खिलाफ चला जाए, इसी मुतबादिल अगर आप देखें तो 7 दिनों के अंदर अंदर जैसे क्लीन चिट दी गई। अगर खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, पहले हाई कोर्ट में लटकाया गया, अभी सुप्रीम कोर्ट में डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर कोई मामला जो है टेकअप नहीं किया जा रहा। जहां पर नवाज शरीफ साहब को ताहयात नैली हुई थी उसके ऊपर फौरन जो है वो समाअत भी शुरू हो गई है और उन्हें जो है उनके पेपर भी एक्सेप्ट हो गए हैं। इमरान खान के पेपर उसी बुनियाद के ऊपर रिजेक्ट हो गए हैं। अब बात रही इंटेंशन की, जो कि जनाब ने जदून साहब ने फरमाई थी, तो इंटेंशन की अगर बात देखी जाए तो वो भी इंटेंशन देखें पहले कि इमरान खान साहब को जिस तरह से उनको सजा दी गई है, जो कि कानून के अंदर एक वो सजा थी 3 साल थी, तो मैक्सिमम पनिशमेंट देकर साहब जुर्माना भी दिया गया है। उसके अंदर भी देखें कि आप इंटेंशन क्या थी। तोशाखाना का जो केस बनाया गया है उसमें बताएं कि इमरान खान साहब ने वो चीज छुपा के कोई बहुत बड़ा फायदा लिया, बल्कि उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर माना है कि मैंने जो एसेट्स जो है मैंने जो तोशाखाना से गिफ्ट लिए हैं मैंने 4 गुना ज्यादा कीमत अदा करके लिए हैं। और अगर एक जगह के ऊपर एक खाने में एक जो फिल करने वाला डॉक्यूमेंट होता है पर्सन, अगर उसने गलती से कुछ एक खाने की जगह दूसरी में लिख दिया है या उससे कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर नहीं यहाँ पर दर्ज होना था, तो उसकी बुनियाद के ऊपर क्या ये कहेंगे कि इमरान खान की बदयांती थी कि वो कौम का खजाना लूट के मुल्क से फरार हो गए और उनको जो है डिस्क्वालीफाई किया जाए एक ऐसे झूठे केस के अंदर। और दूसरे नंबर पर जस्टिफिकेशन दी जाए जो लोग अभी भी रसीदें पेश नहीं कर सके, जिन्होंने अभी भी कौम को नहीं बताया कि ये फ्लैट किधर से आए, कभी उनका कोई बयान है आपके सामने है, हर बंदा अपने बयान देता रहा है और वो रिकॉर्ड के ऊपर है, असेंबली के अंदर कोई देता है, मीडिया के ऊपर कोई कुछ आकर बयान देता है। अभी भी कोई आपकी तरफ आती हूं, ठीक है कामरान मुर्तजा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। कामरान साहब, कानूनी मामलात पे भी हम बात कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब पर जो हमले की कोशिश की गई, इस हवाले से मैं ज़रा बात करना चाहूँगी। कुछ दिन पहले साबिक जो निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब हैं, उन्होंने मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि आगे इंतखाबी सरगर्मियाँ होंगी, इलेक्शन कैंपेन्स होंगी, तो किसी को कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स तो नहीं है। तो उन्होंने बाकायदा मौलाना साहब के हवाले से सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से जो प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी। टीम अगर क्लिप रेडी होगा ज़रा चलाइएगा, आप भी सुनिएगा, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा, खुदा ना ख्वास्तनुमा के हवाले से कोई सीरियस थ्रेट अलर्ट तो नहीं मिला, क्योंकि जल्द से अब होंगे इलेक्शन से पहले? देखिए, ये तो कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को थ्रेट्स तो हैं। स्पेसिफिक थ्रेट तो ज़ाहिर है इस ऐसा अभी तक किसी का नहीं आया, मासवाए मौलाना फजलुर रहमान साहब को। बाकी लोगों को भी, बिलावल साहब को भी थ्रेट है, इसी तरह मियाँ साहब पाकिस्तान के बड़े एक लीडर हैं, उनको भी थ्रेट है। जी, तो सुना आपने, सरफराज बुगटी साहब हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। जी कामरान साहब, आपने भी सुना। इससे पहले हमने देखा है कि जी हाफिज़ अहमदुल्ला साहब पर भी हमला हो चुका है, और JUI हमेशा निशाने पर क्यों अभी नज़र आ रही है, क्या वजह समझ आती है आप? इस रिसेंट पास्ट में अगर आप देखें तो बहुत सारे शोहदा जो है वो उनकी लाशें हम उठा चुके हैं। बाजोड़ वाला वाक़या है, अब्दुल्ला ज़ख्मी हुआ, अकबर तरीन वाले काफिले पे फायरिंग हुई, उसमें 2-4 लोग मारे गए।
ये मुसलसल जो है ना, ये डेली हमारे साथ रोज का ये मामला है। और ये जो थ्रेट्स वाली बात है, ये तकरीबन 12 थ्रेट्स जो है ना, वो मेरा ख्याल है लगभग कि ये मौलाना को जो है सर्व हुए हैं। कोयटा वाला जलसा था, 2 थ्रेट का लेटर जारी हुआ था। पेशावर वाला था 2, कराची वाला था 2, मरी वाला था 2, भावलपुर वाला था 2, लाड़काने वाला था। तो हम जहाँ पे जाते हैं साथ पीछे हमारे एक थ्रेट लेटर आ जाता है। और अभी उनकी गाड़ियों पे फायरिंग का वाकया हुआ और तकरीबन मूव करना जो है मुमकिन नहीं रहा हुआ वहाँ उनके इलाके में। तो ये इस तरह के मसाइल दरपेश हैं। अब ये सिर्फ इस तरह के जो जान से मुतालिक मसाइल हैं, ये JUI को दरपेश है। ये बात इसमें जो है ना अभी समझ में नहीं आ रही कि क्या हमने क्या किसी का बिगाड़ा है, और ख़ास तौर पे हमारे लोगों को क्यों जो है वो इस बात का निशाना बनाया जा रहा है। तो मूव नहीं करने दिया जा रहा। तो हमारे लिए वो माहौल मौजूद नहीं है जिसमें आप जो है वो इलेक्शन जो है कंटेस्ट करते हैं या कैंपेन करते हैं। वो अभी तक जो है ना वो हमारे लिए मसाइल हैं। यहाँ पे भी बलूचिस्तान में भी जो 2 सूबे जो जहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे नताइज अच्छे आते रहे, वो दोनों जगह हमारे लिए जो है ये मसाइल पैदा करती है। ठीक है राना मुबश्शिर साहब, इस पे जरा मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। जी देखिए, एक 29 दिसंबर को एक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने यहाँ पे एक अलर्ट जारी किया था, और उसमें 29 दिसंबर वाले अलर्ट में लिखा हुआ है कि देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में लिखा हुआ है कि उनको उनकी लाइफ जो है वो थ्रेट, उनको लाइफ थ्रेट है। अब इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और अगर हमने माजी में किसी भी लीडर के खिलाफ अगर कोई भी थ्रेट आई हो, उसको इग्नोर किया है, तो उसके असरात जो हुए या उसका आउटकम जो निकला है वो अच्छा नहीं निकला। सो हम इख्तलाफ कर सकते हैं मौलाना साहब की सियासत से, लेकिन मौलाना साहब की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते। एक लीडर है, उनकी फॉलोइंग है, उनके पीछे लोग चलते हैं, भाई उनके साथ देते हैं उनका। सो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो एक लीडर के जान को अगर खतरा है तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जरा एक राय दीजिएगा कि जब आप बड़े सीनियर सहाफी हैं, आप ये बहुत अरसे से कवर करते हैं ये सब मामला, तो आपने बड़े इलेक्शंस कवर किए होंगे। ये जो थ्रेट अलर्ट जब आता है किसी भी सियासतदान को, जाहिर बात है उसने जलसा भी करना है, सियासत है ही अवाम के लिए, और अवाम से तो अवाम में भी निकलना है लीडर ने, तो फिर लीडर क्या करे? लीडर के पास क्या फिर स्ट्रैटेजी हो, आप क्या समझते हैं? देखिए देखिए जो ओपोनेंट्स होंगे वो तो कहेंगे जनाब के मौलाना साहब इलेक्शन से भाग गए, क्योंकि KPK में अगर देखा जाए तो KPK में अभी भी जो जोर है वो PTI का है। ठीक है, वो तो एक सियासी स्टेटमेंट है या हकीकत पे मबनी स्टेटमेंट है कि मौलाना साहब जा रहे हैं जनाब, भागना चाह रहे हैं, एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं ताकि वो इलेक्शन ना लड़े। वो एक अपनी जगह अलग चीज है। लेकिन देखें आप इन सिक्योरिटी थ्रेट्स को, सिक्योरिटी अलर्ट्स को जो आते हैं, ये एक पूरा एक पूल इन होती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटेलिजेंस आउटफिट्स, तो वो जब आती है उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते आप। अच्छा, मानसेरा के हवाले से जरा मैं बात करना चाहूंगी राना साहब। मेरे प्रोग्राम में मुफ्ती किफायत उस दिन बड़ा दावा करके गए हैं, मुफ्ती किफायत साहब, आप भी सुनेंगे जरा कामरान साहब। वो ये कह रहे थे कि मैं नवाज शरीफ साहब को हरा दूंगा, और ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मेरा बड़ा होमवर्क है, और मैं अल्लाह बात कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब को मैं भारी मार्जिन से शिकस्त दूंगा। बड़े कॉन्फिडेंट हैं वो। चले मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे उनका सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जहांगीर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। जिदौन साहब, आज एक और केस की समाअत के दौरान जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जी लगता है कि कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो, तो आपको भी ऐसा लगता है? और कौन इंतखाबात नहीं चाहता? नहीं, इंतखाबात तो आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जिम्मेदारी ले ली है। जो हियरिंग थी उसके दौरान कहा जी पत्थर पे लकीर है, तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी सूरत में मेरा नहीं ख्याल के इंतखाबात में कुछ बात या डिले होने देगी। दूसरा ये कि आईनी जिम्मेदारी है। साहब ने फरमाया, जो मैं कोट कर रही हूँ एज इट इज, उन्होंने कहा कि कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात हो सकता है। अब मैं तो ऑथेंटिकली नहीं कह सकता चीफ जस्टिस साहब को कुछ इल्म हो या किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन दी हो, लेकिन अगर किसी जगह मखसूस जगह पे थ्रेट है तो वहाँ के देखें ना, पूरे पाकिस्तान के तो
इलेक्शन किसी जगह पे नहीं, अगर हाँ किसी एक कंस्टिट्यूंसीज में 2 में अगर वाकई सीरियस थ्रेट है, जिस तरह अभी कमरान साहब भी कह रहे हैं, या किसी जगह पे, तो उसमें तो वो उस कंस्टिट्यूंसी की सिचुएशन को देख के इलेक्शन कमीशन फैसला कर सकता है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। अब हमारे पास तो इतनी कोई जराए नहीं होती कि खुदा न खास्ता किस वक्त हमला होगा, किस पे होगा। जनरली तो हर लीडर जो है वो जो है यही समझ जाता है कि जो पोलिटिकली चीजें होती है, दहशतगर्दी आ रही है पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें तो आपकी तरफ आती हूँ। कामरान साहब कोई सियासी जमात भी चाहती है कि इंतखाबात ना हो? जी 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 दोन साहब कंप्लीट कर लें। जी जी। और दूसरी बात यह है कि जो स्टेट है उसकी जिम्मेदारी है कि प्रोटेक्शन दे इवन ऑर्डिनरी सिटीजन की भी, और जो हमारे कौमी लीडर हैं, जो भी पार्टी में लीडर हैं, उनकी जिम्मेदारी जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी कि उनको हर सूरत में प्रोटेक्ट करे, और जो भी उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको दिया जाता है सिक्योरिटी, उनको प्रोवाइड करे, उनको प्रोटेक्ट करे। ठीक है जी। कामरान साहब, आपको लगता है कि कोई सियासी जमात भी है जो चाहती है कि इंतखाबात ना हो, और आपकी जमात के हवाले से भी एक तासुर ये जाता है कि JUI शायद इंतखाबात में ताख़ीर चाहती है या इंतखाबात नहीं चाहती है? कोई सियासी जमात ऐसी नहीं होती जो इंतखाबात न चाहती हो। ये बात दुरुस्त है कि हम इस डेट पे, इस तारीख पे मुत्तफिक नहीं थे, मगर अगर इस पे इलेक्शन होगा तो हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और आपको पहले से बेहतर नताइज देंगे। मगर इसके साथ साथ जो मसाइल हैं वो अवाम के सामने लाना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। वो हम अपनी सोच जो है वो पब्लिक के सामने यकीनन रखते हैं, या जो कुछ हमारे साथ पेश आ रहा है वो सारा कुछ जो है वो हम लोगों के सामने रख रहे हैं। मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम शायद इलेक्शन से डरते हैं। इलेक्शन से अगर डरना होता तो 2018 वाले हालात जो है वो आज से बहुत मुख्तलिफ थे। PTI का जोर शायद 2018 में इससे बहुत ज्यादा था, मगर PTI के बाद अगर कहीं पे अगर कोई अपोजिशन लीडर थे 2 सूबों में, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और सूबा बलूचिस्तान में, को लीड कर रही थी अपोजिशन को। इवन पूरे मुल्क में जो है अपोजिशन को लीड किया तो JUI ने किया। तो ये कहना कि जी हम शायद वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये कभी ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मगर इसके साथ साथ ये मसला यकीनन मौजूद है, खासतौर जब किसी को जो है वो वर्करों की लाशें उठानी पड़े तो फिर उसको पता चलता है कि ये कितना मुश्किल काम होता है। नईम साहब, आपकी तरफ आऊंगी। नईम साहब, आप लोगों के वकला की टीम के हवाले से अक्सर सब लोग अपनी राय का इजहार करते हैं, और आजकल तो चूंकि आज़ादी इजहार राय हद से ज़्यादा हो चुकी है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, आपकी पार्टी की जानिब से भी और बाकी लोग भी जो आपकी मुखालफत कर रहे होंगे, वो वाली पार्टियां भी, तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। तो कभी बहुत ज़्यादा ही हो जाता है जो कि बड़ा अनएथिकल भी है, जिस पर अफसोस किया जा सकता है। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी पार्टी के हवाले से जो वकला होमवर्क शायद उनका कंप्लीट नहीं होता। अब कल की अगर हम एग्जाम्पल ले लें, बाकी तीनों मेहमान भी अग्री करेंगे, राना साहब आप भी सुन रहे हैं और कामरान साहब आप भी ज़रा देखिएगा, और जदून साहब आप भी माहिर कानून है, कि कल शोएब शाहीन साहब, चीफ जस्टिस साहब इंतजार करते रह गए, शोएब शाहीन साहब कैमरा और सोशल मीडिया वालों को इंटरव्यू देते रह गए, भूल गए थे वो कि उन्होंने वहां जाना था। ये फिर नॉन सीरियसनेस है, क्या है, एक तासुर क्या जाता है? दूसरा, आपके वकला फैसले का इंतजार किए बगैर, आप लोगों की टीम ट्रायल के दौरान ही बड़ा शोर मचा देती है। तो अगर फैसले का इंतजार कर लिया जाए, क्योंकि आप कानून को बेहतर समझते हैं, अगर कोई गलती हो गई है, कोई गुंजाइश रह गई है, कोई चीज गलत हो गई है, तो फैसला आने के बाद अगर आप लोग रिलीफ के लिए जाएं तो शायद आपके लिए बेहतर नहीं होगा ये? देखिए, 3 चीजें हो रही हैं। 2 आपने मुझसे अभी सवाल किए हैं, और तीसरी जो चीज डिस्कस हुई है वो इलेक्शन के डिले के हवाले से हुई है। पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि निगरान हुकूमत इंतखाबात को डीले करना चाहती है, क्योंकि साफ और शफाफ के अंदर इंतखाबात का जो प्रोसेस है वो नहीं हो रहा, जो कि 218 के तहत इलेक्शन कमीशन का काम है कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाए। नंबर 2 बात ये रह गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी जगह के ऊपर ये नहीं कहा कि 8 फरवरी या 90 डेज के बाद इलेक्शन होने चाहिए। ये आपके बयानात दूसरी जमातों की तरफ से जरूर आए होंगे। किसी ने कहा होगा कि बर्फबारी हो रही है, किसी ने कहा होगा कि सिक्योरिटी खदशात हैं, किसी ने कहा होगा कि जनाब फंड्स का मसला है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो किसी जगह के ऊपर नहीं कहा। अब 8 फरवरी के हवाले से भी अगर मौलाना साहब का बयान देखा जाए तो उन्होंने कहा कि जनाब इंतखाबात जो है लेट हो सकते हैं। नहीं तो आरोप का मामला किसने उठाया था? तहफ्फुज़ात का इजहार किसने किया था? आप लोगों ने किया था ना।
हर कोई इदारा भी आपको जानिबदार गैर जानिबदार नहीं लगता? जानिबदारी आप लोगों को नजर आती है हर इदारे में, खा वो इलेक्शन कमीशन हो, अदलिया पर तनकीद आप लोगों की टीम बढ़ चढ़ कर करती है, प्रोपेगेंडा, जजेस की किरदार कुशी शुरू कर दी जाती है नईम साहब। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी पे आप लोगों को ट्रस्ट नहीं है, किसी भी इदारे पे आप लोगों को एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है, किसी की गैर जानिबदारी पर आप लोगों को एतमाद नहीं है। क्या वजह है? ये तो नहीं लग रहा कि आप लोग इतने नेगेटिव हो गए कि आपको कोई भी पॉजिटिव नहीं लग रहा? देखिए, अगर मुल्क की 80% अवाम नेगेटिव हो गई है ना, तो फिर मेरा ख्याल में 20% इस मुल्क में रह जाएं। फिर तो ये आपने कैसे कह दिया कि 80%? यही तो मसला है नईम साहब, यही तो मसला है कि आपने 80% आराम से कह दिया। कैसे साबित करेंगे कि 80% अवाम नेगेटिव हो गई है? हो सकता है वो 20% नेगेटिव हो, 80% पॉजिटिव। आपने सोशल मीडिया को मतलब नहीं, सोशल मीडिया पे कितने लोग हैं वैसे? आज इस पे बहस कर लेते नईम साहब। नहीं, सोशल मीडिया कितने लोग इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में? देखें, सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ऊपर जो बात कर रहे हैं ना, मेरे पास फिगर नहीं है क्योंकि मैं कोई कंप्यूटर के अंदर दर्ज नहीं कर रहा कि सोशल मीडिया के ऊपर कितने लोग जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुल्क के अंदर सूरत हाल तो ये है कि अब ज्यादा जिस जगह भी जाए, देहातों में मोबाइल पहुंच गए हैं और लोग इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक हो, ट्विटर उस तरह से नहीं करते होंगे, लेकिन बाकी जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे भी अब गाँव के अंदर मैं गया हूँ तो वहां पर भी लोग कहते हैं जी कि हमारे टैब के जरिए हम देख रहे हैं। तो मैं तो जो लोकल जाता हूं। अच्छा, दूसरा जो मेरा सवाल था वो ट्रायल वाला, जरा उस पे भी जरा कमेंट कर दीजिएगा। बहुत कम जगह ये ट्रायल के दौरान ही आप लोग शोर मचा देते हैं, उस पे भी जरा कमेंट कर दीजिएगा। वो जल्दबाजी नहीं होती आपकी जानिब से? मेरी बात सुने जी, मेरी बात सुने। अगर जैसे मैं अब एक केस की मिसाल ले लें, ठीक है, बाकी केसेस आप जो केसेस कहेंगी ना, मैं सारी डिटेल्स आपको बता दूंगा। साइबर केस के अंदर जिस तरह से नोटिफिकेशन किए गए, जिस तरह से कार्रवाई इन कैमरा चलाई गई, जिस तरह से फर्द जुर्म लगाई गई, जो सारा प्रोसेस किया गया, 2 महीनों के बाद, 3 महीनों के बाद अगर हाई कोर्ट ये कह दे कि ये प्रोसेस सारा गलत था, नोटिफिकेशन सारे गलत थे, ट्रायल शुरू से स्टार्ट किया गया, मेरी गलती है। अब दूसरे नंबर पर दोबारा उसी तरह से शुरू कर दिया जाता है ट्रायल। दोबारा जब शुरू किया जाता है फिर हाई कोर्ट स्टे दे देता है। क्यों? वो कहते हैं जी कि आप कह रहे हैं कि इन कैमरा हो रही है, कभी कहते हैं कि आप ओपन समात हो रही है, तो यूं तो ये तो ओपन समात नहीं है जहां पर सहाफियों की एक्सेस नहीं है। एक दिन मीडिया के लोग गए और आपने फौरन इनके ऊपर पाबंदी लगा दी क्योंकि उन्होंने आपके गए थे, तो बता दें वो गायब हो गए थे कि बात गए कि बात गए थे। कोई भी इदारा उसका कोई एक बंदा 2 बंदा उसके गलत केस को चलाएंगे तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होगा। हम पूरे इदारे को कभी भी नहीं कहते कि जनाब अच्छा राना साहब, चलिए आपका पॉइंट आ गया, मैं दोबारा आती हूं। राना से जो लिए गए थे डीआरओ और आरओ, ठीक है, वो आपने देखा कि पहले उन्होंने एमपीओ के तहत ऑर्डर जारी किए लोगों को, फिर उन्होंने हमारे जलसों के अंदर पानी छोड़ा, फिर आपने देखा कि वो हमारी दरखास्तें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, फिर आपने देखा कि वो जिस तरह से उन्होंने हमारी दरखास्तों के ऊपर एतराज लगा के रिजेक्ट किया। कागजात मुस्तरद हो रहे हैं, दूसरे बंदे की फाइल निकालें। मेरे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हुए हैं, मेरे हल्के से उन लोगों की फाइल निकालें जो मेरे मुखालिफ हैं, पेपर निकालें। अगर उनके पेपर, मेरा जो डॉक्यूमेंट मेरे से मांगा गया है, अगर एक डॉक्यूमेंट मेरे अंदर है तो फिर मैं आपको दोबारा मौका देती हूं। अभी 10 मिनट है क्लोजिंग में, मैं आपको दोबारा मौका देती हूँ। राना मुबश्शिर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। नईम साहब ने बड़ी फिल्बदी गुफ्तगू करते हुए कह दिया कि जी 80% अवाम नेगेटिव है। तो राना साहब, ये कैसे पता चलता है कि 80% अवाम नेगेटिव है? फिर साथ उन्होंने कहा कि मोबाइल तो देहातों में भी पहुंच चुका है, अब तो गाँव देहात के लोग भी मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल में टिकटॉक बनाई जा रही है हमारी अवाम, गाने लगा के तफरी किए जा रहे हैं, 80% जो नजर आ रही है। देखिए, एक जो इस वक्त जो 16 माह की हुकूमत आई ना, उससे लोग जो थे वो कोई इतने खुश नहीं थे। असल में जो फॉल्ट हुआ वो ये हुआ पॉलिटिशियन से, पॉलिटिकल जो लीडर्स थे। सॉरी राना साहब, आपको काट रही हूँ, यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने अपने होश में बड़ी हुकूमतें देखी होंगी, मैं उम्र में आपसे छोटी हूँ, मैंने भी कुछ हुकूमतें देखी होंगी। अवाम किस हुकूमत से खुश रही है? जरा आज बता दें कि कौन सा टेन्योर था जो बेहतरीन टेन्योर था, जिस पर कभी अवाम ने तनकीद नहीं की होगी। नहीं, इसमें तो खैर कोई शक नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही है। अवाम तो जब हक पे भी जो तनकीद करते थे, जो भी लीडर आया उस पर तनकीद होती है, और सो मच सो कि अभी हुकूमत बनी नहीं होती तो पहले डेटें आनी शुरू हो जाती है कि जनाब इतने महीने चलेगी तो उसके बाद फारग हो जाएगी। तो वो तो किसी से खुश नहीं होते। लेकिन मेरा गुजारिश ये कर रहा हूं मैं कि देखें, जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था ना, तो उस वक्त पीटीआई का ग्राफ जो था वो 9% पे था, बहुत गिर गया था। और उसके बाद जो अगर ये फौरी तौर पे इलेक्शंस की तरफ चले जाते तो मेरे ख्याल में सिचुएशन आज डिफरेंट होती। इसलिए डिफरेंट होती कि ये जो जितनी जमातें हैं जिन्होंने 16 माह हुकूमत की थी, लोग रिएक्शन में
रिएक्शन में, कुछ लोग रिएक्शन में, बल्कि आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन रिएक्शन, वो पीटीआई की तरफ उनका झुकाव हो गया। जब पीटीआई की तरफ झुकाव हुआ तो लेकिन उसको मैनेज नहीं कर सके, ये सारी जमातें जो बैठी हुई थी, पीडीएम की जमातें, उसको मैनेज नहीं कर सकी उस तरीके से, या अपना मुद्दा बयान नहीं कर सकी, या अपने जो लोग हैं, अवाम है, उनके सामने जो अपना केस था वो प्लीड नहीं कर सके, वो सिर्फ ब्लेम गेम में पड़े रहे। ब्लेम गेम ये थी जनाब कि पीटीआई ने कर देता, फलाने कर देता, जो आज भी जारी है। हाँ। आज भी ब्लेम गेम ही चल रही है। अच्छा राना साहब, आपने बड़ा पॉइंट रेज किया कि अभी भी इलेक्शन कैंपेन आप देख लें कि अपनी कारकर्दगी नहीं बताई जाती, ये नहीं बताया जाता कि फलां टेन्योर जब हम आए थे तो हमने अपने टेन्योर में ये कुछ किया था। उसका एक हेल्दी कंपैरिजन भी किया जा सकता है, लेकिन दूसरे पर तनकीद करके, दूसरे को नीचा दिखा के अपना कद बढ़ाने की कोशिश की जाती है। क्या ही अच्छा हो कि इलेक्शन कैंपेन में तमाम पार्टियां अपना मंशूर, आगे की स्ट्रैटेजी, क्या क्या कुछ किया जाएगा, निज़ाम तालीम कैसे बेहतर किया जाएगा, निज़ाम सेहत पे कैसे फोकस किया जाएगा, खवातीन के लिए क्या किया जाएगा, रोजगार के मौके कैसे फराहम किए जाएंगे, मईशत को बेहतर कैसे किया जाएगा। क्या ही अच्छा हो कि अपनी बात की जाए, लेकिन यहाँ पे दूसरे पे तनकीद करके अपना कद बढ़ाया जाता है और बस ये होता है कि मैं तो आ जाऊं लेकिन दूसरा पहले गिर जाए। देखिए, पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए, कोई नहीं करेगा। हाँ। जुडिशियल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, कोई नहीं करेगा। यहाँ पे लोकल बॉडी सिस्टम को दोबारा से इन प्लेस लाना पड़ेगा, कोई नहीं करेगा, क्योंकि सियासतदानों को जो है, मेजॉरिटी सियासतदानों को मतलब उनको सूट करता है थाना कचहरी की सियासत, ठीक है, उससे बाहर वो निकलना नहीं चाहते। कोई मतलब जितने ये अपर हाउस है जिसको सेनेट कहते हैं, या लोअर हाउस है जिसको नेशनल असेंबली कहते हैं, यहाँ पे कवानीन बनने चाहिए, यहाँ पे रिफॉर्म्स आने चाहिए, बजाय इसके कि जनाब ये इस चक्कर में पड़े रहे कि जनाब गटर ठीक कराना है, गली ठीक करानी है, नाला ठीक कराना है। इससे बाहर निकलना चाहिए और ये सारे काम लोकल गवर्नमेंट के होने चाहिए। लेकिन नहीं, वो सूट नहीं करता, थाना कचहरी सूट करता है, तो पढ़ा लिखा काम हो नहीं सकता। मुताबिक होगा वो जो सूट करेगा सियासतदानों। लेकिन मैं सब पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा, प्लीज माइंड दिस थिंग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन भी मौजूद है, लेकिन आजकल हमें वो लाइमलाइट में नजर नहीं आते। ठीक है, कामरान साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। कामरान साहब, एक तो ये चीज़ कि जिस तरह राना साहब ने फरमाया कि जब ये 16 महीने की हुकूमत आई थी और ग्राफ के हवाले से वो बात कर रहे थे कि बहुत नीचे था इनका ग्राफ पीटीआई का, तो उस टाइम पर अगर इलेक्शन हो जाते तो क्या ही बेहतर होता। मुझे याद आता है कि मौलाना साहब ने जो बयान दिया था, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, कि जी वो इलेक्शन जो थे वो पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं हो सके थे, अगर हो जाते तो आपको लगता है कि बेहतर होता, वो बेहतरीन हो जाता। दूसरी बात, सादा अक्सरियत अब लगता ये कि किसी को नहीं मिलेगी और मखलूत ही हुकूमत आएगी, मिला जुला सेटअप आएगा। इसकी वजह क्या हो सकती है कामरान साहब? ये वजह हो सकती है कि अब सादा अक्सरियत को ले ही नहीं सकता, यानी अवाम वाकई नाराज है, राना मुबश्शिर साहब के मुताबिक नाला है कि किसी को सादा अक्सरियत नहीं मिलनी, जितने जितने वोट मिलेंगे बस उस हिसाब से एक मखलूत हुकूमत बन सकती है। किसी जगह पे किसी पार्टी की मकबूलियत होगी, किसी जगह पे किसी की मकबूलियत होगी। सादा अक्सरियत वाला मामला अब नजर नहीं आता है क्योंकि लोग नाराज हैं। आप अग्री करते हैं? देखिए, पहली बात तो जो आपने कही कि जी अगर हम उसी वक्त इलेक्शन करवा देते तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। ये बात बिल्कुल मौलाना का कहना इस वक्त यही था कि इस वक्त इलेक्शन में जाया जाए, आप जो छोटी मोटी जो इलेक्शन तरमीम करनी है वो कर ले और उसके बाद इटली इलेक्शन जाए। मगर पीपल्स पार्टी भी तैयार नहीं थी, शायद और एक दो दोस्त और भी तैयार नहीं थे कि मेरी मौजूदगी में बात की थी। बिलावल में मौजूद थे, शहबाज शरीफ भी उसमें मौजूद थे और मौलाना ने कहा था कि हमारा काम था कि अब इलेक्शन की बात करें। मगर साथ साथ जो दूसरा नुक्ता नजर वो ये था कि डिफॉल्ट की हद तक पहुंच चुका था और डिफॉल्ट से बचाने के लिए शायद जो है वो इंटरनल प्रेशर था कि ताकतवर मामले को चलाया जाए और उस वक्त तक चलाया आप डिफॉल्ट से नहीं। तो शायद उस प्रेशर की वजह से जो है ये बदनामी मोल ली गई। एक तरफ अब मुल्क की बात थी, एक तरफ जो है ना वो अपनी पॉलिटिक्स की बात थी। ये मेरा ख्याल है कि ये जो गलती आप इसको कह लें या गलती ना कहें, ये सारा मामला जो है वो भुगता गया। अब तो इस वक्त सूरत हाल अगर आप बैठें और इसको प्रॉपरली देखें तो बहुत खौफनाक है। आपने $25 बिलियन जो है ना वो हर साल में जो है वापस करने हैं। वो आपके पास कहाँ से आएंगे? आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, आपके पास कोई ऐसे वसाइल नहीं है। आप जितना मर्जी कहें कि हम आके ये कर देंगे, हम आके वो कर देंगे, मगर किसी पार्टी के पास जो $25 बिलियन के लिए हर साल वापस करने का कोई प्रोग्राम ऐसा मौजूद नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि अपने खर्चे कम कर सकते हैं, खर्चे कम नहीं हो सके, हमारे 16 महीने में भी कम नहीं हो सके, इससे पहले भी कम नहीं हो सके।
आप ये कर सकते हैं, पाकिस्तानी मसनूआत पे अपना इन्हें दें, आप प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ चले जाएं। आप ये जो कन्वेंशनल एजुकेशन है ये हमारे मसाइल का हल नहीं है। बहुत कुछ कर सकते हैं मगर ये बहुत लॉन्ग टर्म है, और यहाँ लोगों को फौरन जो है ना वो एस्प्रिन की गोली चाहिए कि वो गोली खाएं और सर दर्द ठीक हो जाए। वो शायद इस वक्त इस मुल्क में किसी के पास भी इसका हल मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा नईम साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। नईम साहब, चेयरमैन पीटीआई ये फरमा रहे थे कि जी प्लान बी और प्लान सी भी मौजूद है, कागजात जो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं, तो ये प्लान बी और प्लान सी क्या है? और साथ ही जरा ये भी बता दिएगा, टाइम की कमी तो शायद दोबारा मौका ना मिले, अभी 4 से 5 मिनट है, ये जो पीटीआई को अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो क्या होगा आगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी, हिकमत अमली क्या होगी? प्लान बी और सी का भी जरा बता दीजिए। बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि जो प्लान बी और सी की बात कर रहे हैं नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से, वो क्यों करनी पड़ रही है? क्या दूसरी जमातों को भी नॉमिनेशन पेपर जमा करवाते हुए ये प्रॉब्लम हुई है कि उनके आरओज जो है वो पेपर छीनने में उनकी मामला करें और उनके तायद कुनंदे और तजवीज़ कुनंदे उठाए जाएं, या लोगों की अटॉर्नी जो है उनको उठा लिए जाए कि जाकर वो पेपर ना जमा करवा सकें। लोग वकीलों के सामने जो है तायद कुनंदों को और तजवीज़ कुनंदों को उठा कर ले जा रहे हैं और मंजर आम के ऊपर वो वीडियो हर जगह के ऊपर सर्कुलेट कर रही हैं। यहाँ पर तो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें भी बोल बोल के थक गई हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये नजर क्यों नहीं आ रहा। मैं तो इस बात के ऊपर हैरान हूँ। और दूसरे नंबर पर बात रही बल्ले की। अब बल्ले के हवाले से भी जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं है कि किसी के इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से वो कहें कि आपके ठीक नहीं हुए। हाँ, अगर कोई डिले करे तो उसके ऊपर एक कानून के अंदर है कि आप उसे फाइन करें, और फाइन की भी एक है कि 1 लाख है या 2 लाख है, तो वो फाइन किया जा सकता है। अब जिस तरह से इंटर पार्टी इलेक्शन को ये कहा गया कि आपके ठीक नहीं है, बाकी जो 175 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या उनके बारे में भी ये कहा गया कि आपके इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं है? जब उनके बारे में नहीं कहा गया, उनके चेक नहीं किए गए, तो फिर हमारे क्यों चेक किए गए? अब अगर हाई कोर्ट पेशावर ने ये फैसला दे दिया है कि बल्ले का जो निशान इनको अलॉट किया जाए और सर्टिफिकेट अपलोड किया जाए, तो आज तक अपलोड क्यों नहीं किया गया? क्यों जाकर जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने की जगह के ऊपर इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन के चला गया है चैलेंज करने? फिर अगर हम ये कहें कि इलेक्शन कमीशन बाइस है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दे रहा, हम तो ये कह रहे हैं कि हमें फील्ड दे दिया है, हमें घरों में बैठने दिया जाए, हमारे उम्मीदवारों को सिर्फ लड़ने का मौका दिया जाए। बाकी जिसको आपने सलूट मारने, जिसको प्रोटोकॉल आपने देना है, वो बेशक आप देते रहें, लेकिन ये तो हमारा हक है जो आइन हमें देता है। आप किसी जमात के ऊपर पाबंदी लगा दें, आप किसी जमात से बल्ले का निशान या कोई भी निशान छीन लें, जो कि इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी जिसको लोग सपोर्ट करते हैं, वोट देना चाहते हैं, आप उन लोगों का हक छीन रहे हैं जो एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है जिदोन साहब, वक्त की कमी नहीं, सब ठीक है, ठीक है जिदोन साहब, ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के हवाले से और ये जो कमेंट्स अभी नईम साहब कर रहे थे, पंजोता साहब, इसमें मैं आपका भी कमेंट चाहूंगी। ये देखें, किसी को उसके जो जायज़ जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको तो रोकना मेरे ख्याल में, हम तो ये करते हैं कंडेम की, ये नहीं करते। जब दूसरों के रोक रहे हैं तो ये कहते हैं ये ठीक है, इनके करने दो, ये इनका इलाज है, आप क्लिपें निकाल लें इनके प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे लेकर। तो हम तो कहते हैं कि फंडामेंटल राइट जो भी रोक रहा है किसी फोर्स के साथ, वो गलत है, वो ना आइन के मुताबिक है ना कानून के मुताबिक है। हमारे केपी के बहुत इक्का दुक्का वाकयात कोई होंगे, लेकिन सारे लोगों ने 5-5 बंदों ने पीटीआई के कागज डाल कराए, ऊपर कोहिस्तान से लेके नीचे तक देखें, किसी जिले में कोई ऐसी बात नहीं हुई कि किसी कैंडिडेट को रोका गया हो। ये इनका बुनियादी हक है, इनको नहीं रोकना चाहिए। लेकिन जहाँ पे कोई बंदा अगर स्कैंडर है वो नहीं आ रहा, या कोई ऐसे मसले मसाइल है, तो ये बेहतर समझते हैं उसके लिए कोई तरीका ये निकालें कि ये किस तरह वो आएगा, किस तरह नहीं आएगा। लेकिन एक बंदा अगर अपना कोई राइट एक्सरसाइज करने के लिए जाता है तो उसको पुलिस का काम नहीं बनता कि उठा के ले जाए, उसको ना करने दे। हाँ, उसके खिलाफ वो केस है तो अदालत में लेके जाए, लेकिन ये तो ये मतलब है नहीं है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो मेरे पास आखिरी 1.5 मिनट, ठीक है ठीक है सर, मेरे पास आखिरी 1 मिनट है। राना साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। तो राना साहब, ये जो भी जदोन साहब एक बात कर रहे थे कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो हम तो गलत को गलत कहते हैं, लेकिन वो पीटीआई के वाले से कह रहे हैं कि पीटीआई वाले अपने साथ गलत होता है उसको गलत कहते हैं, किसी और के साथ होता है उसको गलत नहीं कहते। जी कह रहे नहीं कहते। तो राना मुबशिर साहब, आपको क्या लगता है कि पीटीआई जो बाकियों के साथ बड़ा सख्त स्टैंड लेती रही, इसलिए पीटीआई के साथ अब कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होता है? क्योंकि सियासी मामलात में हम देखते हैं कि जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनको कई बार अगर किसी और के साथ भी गलत हो रहा है तो कहते हैं कि जी गलत हो रहा है। आपको क्या समझ आती है कि पीटीआई ने खुद बहुत ज्यादा सख्त पोजीशन ली, सबके साथ लड़ाई झगड़ा, इस पर तनकीद, उस पर, कैसे समझते हैं आप? देखिए डॉक्टर साहब, मसला ये नहीं है कि
पीटीआई है या मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है या कोई भी जमात है, जेयूआई है, इसका मसला नहीं है। ये एक हमारी सोसाइटी में ऐसा सिलसिला बन गया है कि एक तो ट्रस्ट डेफिसिट है बहुत ज्यादा। एक ट्रस्ट डेफिसिट को साथ रखें और उसके साथ अगर आप देखें तो जो भी फैसला जिसके भी खिलाफ आएगा वो उस पर तनकीद करेगा, कोई भी पार्टी हो, उसमें किसी एक पार्टी को आप सिग्नल आउट नहीं कर सकते, वो हमेशा तनकीद ही करेगा, उस पर क्रिटिसाइज करेगा उसको, कोई इसको मानेगा नहीं। और यही होगा, मैं आगे भी आपको बता देता हूँ कि इलेक्शन के बाद भी यही होगा, जो भी हारेगा वो नहीं मानेगा फैसलों को। हाँ, ये तो मेरे ख्याल से सबको पता है कि सिर्फ जीतने वाला कहेगा कि मैं कामयाब हो गया, हारने वाला कभी भी अपनी हार को तस्लीम नहीं करेगा। चलिए राजा साहब, आज एक लास्ट में जरा बता दें कि कोई इलेक्शन आपको याद हो जिसमें हारने वाले ने माना कि हाँ मैं हार गया, और ये ना कहो कि तारीखी धांधली होगी मेरे साथ। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा, कोई इलेक्शन आपको याद हो ऐसा? नहीं, कोई भी नहीं याद मुझे, खैर सब में होता है, लेकिन इस बार आपको कोई इलेक्शन ऐसा याद हो? मुझे एक इलेक्शन याद है, कोयटा में एक इलेक्शन हुआ था, एक वोट का फर्क था हमारा, और रिकाउंटिंग का क्लेम कर रहे थे, तो वो जो हमारा कैंडिडेट था उसने वो बाहर निकला और आके सेहन में सेशन कोर्ट के सेहन में उसने कहा कि जेंटलमैन, हम सारे उस तरफ मुतवज्जो हुए, तो उसने कहा आई एक्सेप्ट माई डिफीट, और वो शख्स वो आज तक हमें याद है। एक वोट रिकाउंटिंग हो सकती थी कि लड़के या कि दरमियान कोई प्रॉब्लम पैदा हो, उन्होंने कहा कि सीट को एक्सेप्ट कर, ठीक जो है। ठीक है, तमाम one odd incident and that is also एक उस लेवल पे है, कोई जमात नहीं मानेगी ओवरऑल। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू थी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।